बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले राज्य की सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया है। एक तरफ नीतीश कुमार को हार का डर लग रहा है, उन्हें भगवान याद आ रहे हैं, वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो बीजेपी कैंप में खामोशी छाई हुई है। 10% अधिक मतदान ने एनडीए नेताओं की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जब भी इतना ज्यादा वोट डला है, सत्ता में बदलाव हुआ है। जनता के वोट ने एनडीए की नींद उड़ा रखी है, तो काउंटिंग सेंटर पर गड़बड़ी की खबरों ने महागठबंधन की नींद उड़ा दी है। सासाराम के मतगणना केंद्र में ईवीएम से भरा एक ट्रक बिना किसी सूचना के घुस गया। इसको लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। आरजेडी ने इसे लेकर ट्वीट किया। कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम रोहतास जिला के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता की जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद रहा? पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है, प्रशासन बताए। स्पष्टीकरण तुरंत आए, अन्यथा हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतदान केंद्र तुरंत पहुंचेंगे। इससे पहले भी काउंटिंग सेंटर से गड़बड़ी की खबरें आती रही हैं, जिसे लेकर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने चुनाव आयोग को सख्त चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा, अगर मतगणना के दौरान 2020 की तरह से धांधली या गड़बड़ी की गई तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा। इस बार का चुनाव बदलाव के लिए हुआ है और जनता ने नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है। आरजेडी को भरोसा है कि जनता का फैसला महागठबंधन के हक में है और अगर वोटों की चोरी हुई तो जनता ही वोट चोरों को सबक सिखा देगी। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों की काउंटिंग कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगी और चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। मतगणना की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनाव आयोग के साथ साथ विपक्ष भी एक्टिव मोड में है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें मतदान प्रतिशत 67.13% रहा, जो 1951 के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा है। इस साल हुए मतदान ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब सबको इंतजार है नतीजों का। और काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक बिहार के 38 जिलों की 243 विधानसभा सीटों के लिए 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। इस बार कई जिलों की सीटों के लिए अतिरिक्त मतगणना स्थल बनाए गए हैं। डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम मतगणना के अंतिम चरण से पहले पूरी होनी है। बता दें कि डाक मतपत्रों की गिनती आरओ के जरिए उम्मीदवारों या उनके मतगणना एजेंटों की मौजूदगी में की जाती है। सुबह लगभग 9 बजे से वोटों की गिनती के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती पूरी की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। इसके लिए हर सीट पर 14 काउंटिंग टेबल बनाई गई है। हर एक राउंड में 14 बूथ के नतीजे जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही इन जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर i-20 कार में विस्फोट ने सारे देश को दहला दिया। जहां एक तरफ इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई है, तो वहीं सरकार ने इसे आतंकी घटना करार दिया है। इस धमाके में 13 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने एक इमरजेंसी हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें आईबी प्रमुख, एनआईए डीजी और गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद जांच एजेंसियों को एक बड़ा सुराग मिला। संदिग्ध रेड फोर्ट इको स्पोर्ट कार, जिसका इस्तेमाल ब्लास्ट मॉड्यूल में होने का संदेह है, गुरुवार को फरीदाबाद के खंडावली गांव में ट्रेस की गई। एनएसजी और केंद्रीय एजेंसियां अब ये पता लगा रही हैं कि इस कार का इस्तेमाल किस आतंकी मॉड्यूल ने किया था। इसके अलावा एनआईए ने नूह में उस फर्टिलाइजर दुकान के मालिक को भी हिरासत में ले लिया है, जहां से संदिग्धों ने कथित तौर पर अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। जांच की आंच सीधे तौर पर जैश ए मोहम्मद की इंटरस्टेट आतंकी साजिश से जुड़ी हुई दिख रही है। दिल्ली पुलिस ने हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को हिरासत में ले लिया है, जिन्होंने फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट को भी अस्थायी रूप से डाउन कर दिया गया है, क्योंकि इसका नाम जांच में सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कश्मीर में 250 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और 12 संदिग्धों को हिरासत में रखा गया है। इनमें कई डॉक्टर्स और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने का दावा किया गया है। उधर इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि मासूमों की जान लेने का कोई धर्म समर्थन नहीं करता। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर कश्मीरी आतंकी नहीं होता और दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की। ये घटना देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है, जिस पर सरकार ने जोर देकर कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं विपक्ष इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। अब इस मामले में आगे क्या निकल कर सामने आता है, ये तो देखना होगा। अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने बड़ा फैसला लिया है, जो सत्तारूढ़ बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। आगामी चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को मात देने की तैयारी में है। राज्य में 8 विपक्ष
विपक्षी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस सांसद और प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने इस बात की जानकारी दी। अपने बयान में गोगोई ने कहा, हमने विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की। असम के लोगों को भाजपा के अत्याचार और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के अन्याय से मुक्त कराने के लिए हम सभी एकजुट हैं। हम 2026 का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि ये फैसला सभी विपक्षी दलों ने संयुक्त बैठक के दौरान लिया है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि बैठक के दौरान कई मुद्दों पर भी बात हुई, जिनके बारे में आने वाले दिनों में धीरे धीरे जनता को जानकारी दी जाएगी। वहीं जो 8 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं, उनमें कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, रायजोर दल, असम जातीय परिषद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन, जातीय दल असोम, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस शामिल है। विपक्ष की इस एकजुटता से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में असम में बीजेपी को उस वक्त बड़ा झटका लगा था जब 4 बार के सांसद राजेन गोहेन समेत पार्टी के 17 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। इससे बीजेपी पहले ही कमजोर और टेंशन में नजर आ रही है। वहीं अब विपक्ष के इस महाजुटान से पार्टी एक बार फिर सख्ते में आ सकती है। विपक्ष के इस फैसले पर जानकारों का कहना है कि विपक्ष की ये एकजुटता चुनाव में बीजेपी को भारी। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं और लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या बीजेपी शासन में सरकार से सवाल करना गुनाह है। दरअसल बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ता गुरुदत्त करकला शेट्टी की गिरफ्तारी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने वकीलों को इस मामले को उठाने और मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया, जिसके बाद गिरफ्तार कार्यकर्ता रिहा हो गया। गुरुदत्त की रिहाई को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पर लिखा कि हाल ही में गुजरात पुलिस ने एक 21 साल के आरएसएस से जुड़े छात्र को गिरफ्तार करने के लिए 5 अफसरों को बेंगलुरु भेजा। ये थोड़ा अजीब लगा। उस छात्र ने बस इतना किया था कि उसने पुलिस द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी पर किए जा रहे दबाव का मजाक उड़ाया था। अब सवाल ये है कि गुजरात पुलिस को ऐसा करने का अधिकार किसने दिया। शायद इसके खिलाफ हमें अदालत का रुख करना पड़े। जैसे कि आप जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर ही मोदी सरकार की नीतियों को लेकर उन पर हमलावर रहते ही हैं और अब एक बार फिर उन्होंने ये हमला बोला है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकतंत्र में आलोचना की कोई जगह नहीं है? क्या आलोचना करने पर बीजेपी अपने ही नेता को गिरफ्तार कर सकती है, और वो भी किसके इशारे पर? क्या ये पुलिस बल का गलत इस्तेमाल नहीं है? सवाल कई हैं। बता दें, शेट्टी की रिहाई के बाद अब सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार रवैये पर निशाना साधते हुए अदालत का रुख करने की चेतावनी दे दी है। नवंबर को सीजेआई बी आर गवई का कार्यकाल खत्म होना है। रिटायरमेंट से पहले सीजेआई गवई कई मुद्दों पर राय देते नजर आ रही हैं और अब उन्होंने लैंगिक समानता पर अपनी बात रखी है। सीजेआई गवई ने जनता से आह्वान किया है कि लैंगिक समानता यानी कि जेंडर जस्टिस की दिशा में हमारी यात्रा तभी सफल होगी जब महिला और पुरुष दोनों मिलकर सहयोग करेंगे और किसी भी चुनौती को पार पाने में समान रूप से योगदान देंगे। सीजेआई गवई ने आगे कहा कि लैंगिक न्याय हासिल करना सिर्फ महिलाओं की इकलौती जिम्मेदारी नहीं है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पुरुषों को ये मानना होगा कि उनके पास मौजूद असमान शक्ति को शेयर करना नुकसान की बात नहीं है, बल्कि समग्र रूप से समाज की मुक्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस दौरान सीजेआई ने 75 वर्षों की प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अदालतों और लोगों के बीच संवाद भारत की लोकतांत्रिक ताकत के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, जो हमें याद दिलाता है कि लैंगिक समानता की तरफ बढ़ना कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक प्रतिबद्धता है जिसे लगातार नवीनीकृत किया जाता है। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रगति के बावजूद लैंगिक समानता की दिशा में यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई है। उनके इस बयान से साफ हो गया है कि यात्रा अभी अधूरी है। सीजेआई का ये बयान उनके रिटायरमेंट से पहले आया है। सीजेआई बी आर गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रही है, जिसकी चर्चाएं तेज है। ऐसे में उनका ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। सीएम को हटाए जाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी का गठन हो गया है। भले ही जेपीसी का गठन हो गया हो, लेकिन अब इस पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। इस जेपीसी का पूरे इंडिया गठबंधन ने बॉयकॉट कर दिया है। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे प्रमुख विपक्षी दल शामिल हैं। इन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये विधेयक दोष सिद्ध होने तक निर्दोष रहने के कानून के मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन करता है। आइए समझते हैं कि ये विधेयक क्या है। ये विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है यदि वो गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहते हैं और इस अवधि के भीतर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें अपने आप उनके पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। विपक्षी दलों का कहना है कि गिरफ्तारी के आधार पर अपने आप पद से बर्खास्तगी का ये प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया और कानून के शासन के खिलाफ है। उनका तर्क है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ आरोप या गिरफ्तारी के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती, खासकर जब तक कि कोर्ट की तरफ से उसे अंतिम रूप से दोषी करार ना दे दिया जाए।
विपक्ष इस विधेयक को एक जल्दबाजी वाला और कठोर कदम मानते हैं जो सत्ताधारी दल की तरफ से राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने समिति में सभी दलों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास करने की बात कही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं को शायद वो संतुष्ट नहीं कर पाए और इसलिए इन तमाम विपक्षी दलों ने अब इसका बहिष्कार कर दिया है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि जेपीसी में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता और अगर बोलने दिया जाए तो उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इस 31 सदस्यीय समिति में 21 सदस्य तो बीजेपी के ही हैं। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि शरद पवार की एनसीपी और ओवैसी की एआईएमआईएम ने जेपीसी का हिस्सा बनने का फैसला किया है। इसके अलावा वाईएसआरसीपी, बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, एजेपी, एआईएडीएमके, टीडीपी और यूपीपीएल जैसे दलों के सदस्य भी शामिल हैं। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी कमेटी की अध्यक्षा होंगी। विपक्षी दलों के इस बहिष्कार ने जेपीसी की निष्पक्षता और व्यापक प्रतिनिधित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे भविष्य में इस विधेयक पर संसद के शीतकालीन सत्र में तीखी बहस होने की संभावना है।